नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम पेश करने जा रहे हैं कुछ खास और अहम खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी में मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस के शिकंजा की, और हम पेश करेंगे तकरीबन 3 साल बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कद्दावर सपा नेता आजम खां की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी की। वहीं चलते चलते बात करेंगे नभम स्पर्शम दीप्तम 93वें वायुसेना दिवस की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया था। इस अभियान के तहत यूपी पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस का शिकंजा। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस लगातार सक्रिय बनी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की शुरुआत में ही साफ किया कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ। गाड़ियों की काली फिल्म, अवैध हूटर, गैर कानूनी बत्तियां और वाहनों पर जाति सूचक शब्दों को हटाने के लिए पुलिस ने पहले जनता को जागरूक किया, फिर एक साथ अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का सबसे बड़ा असर ये रहा कि अब सड़क पर लोग पुलिस की मौजूदगी महसूस कर रहे हैं। महिलाओं ने भी राहत की सांस ली है। खासकर बाजारों और स्कूल कॉलेजों के आसपास महिलाएं बिना किसी डर या भय के आ जा रही हैं। वहीं पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत सड़क सुरक्षा और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाखों की संख्या में वाहनों का चालान किया और 3654 वाहनों को सीज किया। साथ ही 251 मामलों में एफआईआर दर्ज कर 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि ये अभियान केवल दिखावे का नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई वाला रहा है। आज मुझे मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ करते हुए अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज से 5 वर्ष पूर्व जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोगों ने 2020 में प्रारंभ किया था, हर व्यक्ति सशंकित था। क्या होगा, कैसे करना है, क्या इसकी थीम होगी। और उस समय मिशन शक्ति के इस अभियान को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम देकर के पूरे प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के अनुरूप उसे सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हों, इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। परिणाम सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में मिशन शक्ति 5.0 का धमाकेदार आगाज। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हुई कार्रवाई। 22 सितंबर से विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया। पूरे प्रदेश में 24,457 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात रहे। 71,473 स्थानों पर कुल 8,50,182 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 9,000 से ज्यादा वाहनों से काली फिल्म हटी। 2,817 हूटर और 1,087 बत्तियां हटाई गईं। सैकड़ों वाहन जब्त किए गए और गिरफ्तारियां भी हुई।
बताया गया कि काली फिल्में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं में मददगार साबित होती हैं, क्योंकि इससे गाड़ी के अंदर झांकना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से सख्त कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि अभियान सिर्फ काली फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। पुलिस ने सड़कों पर वीआईपी कल्चर के प्रतीक बन चुके हूटर और फ्लैश बत्तियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाया। इस दौरान वाहनों से 2817 हूटर और 1087 नीली लाल बत्तियां हटाई गयी। कई जगहों पर वाहन मालिकों ने खुद इन्हें उतार दिया, जबकि कई मामलों में पुलिस ने मौके पर उपकरण जब्त कर कार्रवाई की। स्टंटबाजों पर हुई सख्त कार्रवाई। 55,832 स्थानों पर 21,324 पुलिसकर्मियों ने चेकिंग की। 5,26,184 वाहनों को रोका गया। 770 स्टंटबाजी के मुकदमे दर्ज किए गए। 263 स्टंटबाजों को गिरफ्तार किया गया। 31,609 चालान जारी किए गए। 1,388 वाहन सीज कर दिए गए। पुलिस का पैदल गश्त पर फोकस। बता दें कि अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों ने न केवल गाड़ियों की जांच की, बल्कि सड़क पर पैदल गश्त भी की। प्रदेश भर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैदल गश्त कर लोगों से संवाद किया और महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश की। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक और डीआईजी स्तर के अधिकारियों ने 239 स्थानों पर पेट्रोलिंग की। बताया गया कि गश्त के दौरान 7,44,482 लोगों की जाँच की गयी। इसके अलावा पीआरवी टीमों ने विशेष गश्त कर सुरक्षा का माहौल मजबूत किया। पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत सड़क पर स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की। रन फॉर एम्पावरमेंट में महिला सशक्तिकरण का संदेश। वहीं बुधवार सुबह मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत आयोजित रन फॉर एम्पावरमेंट ने पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की गूंज फैला दी। इस उत्साहपूर्ण दौड़ में महिला सिपाही और रिक्रूटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की और खुद भी कदम से कदम मिलाते हुए उसमें शामिल हुए, जिसमें प्रतिभागियों ने कई किलोमीटर की दूरी तय की। महिलाओं के विकास के प्रति, सुरक्षा के प्रति, स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाना है। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, सजग हो जाएं और शासन की नीतियों के बारे में उन्हें पता चले कि किस प्रकार से उनकी सुरक्षा के लिए और उनके विकास के लिए, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं किस प्रकार से उन्होंने बनाई हैं हमारे शासन ने, और किस प्रकार से वो अधिकतम उसका उपयोग कर सकें। उद्देश्य है कि उनकी भागीदारी पूरे देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में, हमारे राज्य के विकास में उनकी बढ़े और वो एक सुरक्षित वातावरण में एक सशक्त तरीके से कार्य कर सकें। एंटी रोमियो स्क्वाड भी एक्टिव की गई है? जी हाँ, एंटी रोमियो स्क्वाड पूर्व से ही गठित रहा है और इस समय उसको दोबारा से पुनर्गठित करके और सशक्त किया गया है और अधिक संख्या में उनको वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिला सिपाहियों और रिक्रूटों का विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य समाज में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता फैलाना था। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि पर मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया गया था। पुलिस महिलाओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। एंटी रोमियो टीमें सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, कोचिंग सेंटर और बाजारों में लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि असामाजिक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक है ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। तकरीबन 3 साल बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रामपुर के कद्दावर सपा नेता आजम खां आमने सामने आए। दोनों नेताओं की दिल से हुई मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। इसमें वो एक दूसरे का हाथ थामे साथ चलते नजर आ रहे हैं। इस केमिस्ट्री की क्या असलियत है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार दोपहर बाद रामपुर पहुंचे।
उनका हेलीकॉप्टर जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में उतरा। इसके बाद वे सीधे आजम खां के घर पहुंचे। लगभग 3 साल बाद अखिलेश यादव की आजम खां से आमने सामने मुलाकात हुई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के पहुंचते ही यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। पुलिस ने मीडिया कर्मियों को आजम के घर के बाहर ही रोक दिया। वहीं अखिलेश यादव का काफिला जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा तो सपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। यहाँ मुद्दे की बात यह रही कि मुलाकात के लिए आजम खान की तरफ से शर्तें रखी गई। बहरहाल आजम खान की ये शर्तें उनकी नाराजगी का पैमाना पेश कर रही हैं और यही नाराजगी अखिलेश यादव की तरफ से खोजे गए सफलता के सूत्र पीडीए को भारी पड़ सकती है। 2024 के आम चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अखिलेश यादव पीडीए को समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में सत्ता की सीढ़ी के तौर पर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। वहीं मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, मैं जेल में आजम खान से मिलने नहीं जा पाया था, लेकिन अब आया हूं। आजम खान हमारी पार्टी की धड़कन है, पुराने लोगों की बात ही अलग होती है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान और उनके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपने पुराने साथियों के साथ खड़ी है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी शायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। आजम खान पर सबसे ज्यादा केस दर्ज है। आजम खान साहब, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला पर झूठे केस लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इस मुलाकात को पार्टी में पुराने नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हाल के दिनों में आजम खान की चुप्पी और सपा नेतृत्व से उनकी दूरी के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे। अखिलेश की ये मुलाकात उस दूरी को पाटने की पहल मानी जा रही है। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ रहे, उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये समाज में कहीं न कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। क्या है मुलाकात के सियासी मायने? रामपुर की राजनीति में आजम खान हमेशा समाजवादी पार्टी का अहम चेहरा रहे। मुलायम सिंह यादव के जमाने से वे पार्टी की बुनियादी स्तंभ में गिने जाते रहे। लेकिन बीते कुछ वर्षों में आजम खान पर जमीन कब्जे, भैंस चोरी, बिजली चोरी जैसे कई मामलों में मुकदमे दर्ज हुए। इन मामलों में वे लंबे समय तक जेल में रहे। क्या हिट होगा अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला? पीडीए में अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस फॉर्मूले के भरोसे अखिलेश यादव 2027 के यूपी चुनाव की तैयारियों में आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में जातियों के नाम पर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों पर रोक लग गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने उसे हूबहू लागू कर दिया है। पीडीए में पी और डी पर तो पेच फंसा है। रही बात अल्पसंख्यकों की, तो आजम खान के रुख से दिशा तय होगी। कितने झूठे मुकदमे लगे और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते हैं, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं सब वापस होंगे। और एक यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर रहे थे, न केवल हम आप लोगों के इस समय के लोगों की मदद होती, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधरता। सोचिए, यूनिवर्सिटी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, वो समाज में हर चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। 2027 कितना मजबूत मान रहे हैं? इतना मजबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने जा रही है। इस बार देखिएगा, जनता आगे होगी और पॉलिटिकल पार्टी पीछे दिखाई देगी।
और ये जो आई लव मोहब्बत वाला चल रहा है इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए ये पूरा ये नहीं, देखिए ये आप इशू इसलिए बदलना चाहते हो, कारण आपके कुछ भी हो सकते हैं। आज केवल आप इतना ही रखिए कि हमारी बातचीत, मिलना और मिल करके मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल नीचे आप लोगों को आजम खान ने अखिलेश यादव को गले लगाते हुए उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार से घर के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि आजम खान को सपा का मुस्लिम चेहरा माना जाता रहा। वह डकैती और चोरी समेत विभिन्न आरोपों के 100 से अधिक मुकदमों में सीतापुर जेल में बंद थे। लगभग 23 महीने के बाद वह पिछली 23 सितंबर को जमानत पर जेल से रिहा हुए थे। उसके बाद से अखिलेश और आजम की ये पहली मुलाकात थी। हालांकि मुलाकात से पहले ही आजम खान ने शर्त रख दी थी कि अखिलेश यादव से केवल वह खुद मिलेंगे, परिवार का कोई अन्य सदस्य नहीं मिलेगा। माना जा रहा है कि आजम खान को कुछ मुद्दों पर अखिलेश यादव से नाराजगी है। आपको बता दें कि इस अहम मुलाकात के दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ नारे लगाती रही। जिले के सपा नेता पहले से ही यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद थे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगमन को लेकर प्रशासन मंगलवार से ही सतर्क था। जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के घर के आसपास कई थानों की पुलिस तैनात की गई थी। पुलिस के आला अधिकारी लगातार मौके पर स्थिति का जायजा लेते रहे। वहीं अखिलेश यादव और आजम खान के बीच ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से चल रहे गिले शिकवे दूर करने और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की रामपुर यात्रा को लेकर रूट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और सपा नेताओं के बीच सुबह से ही खींचतान रही। प्रशासन ने उन्हें मुरादाबाद रूट से जाने की सलाह दी थी, लेकिन अखिलेश बरेली रूट से ही जाने पर अड़े रहे। बाद में बरेली एयरपोर्ट से वे हेलीकॉप्टर से जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां आजम खान ने उनका स्वागत किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों के महत्व को बताते हुए भविष्य के लिए तैयार रहने की बात कही। इस खास रिपोर्ट में देखिए। भारतीय वायुसेना के गौरवशाली ऑपरेशन। भारत की वायुसेना ने कई ऑपरेशनों में अद्भुत प्रदर्शन किया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 सियाचिन ग्लेशियर पर विजय। ऑपरेशन रोंगो 1988 मालदीव में आतंकवादियों पर कार्रवाई। बालाकोट एयर स्ट्राइक साल 2019 पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने पर हमला। ऑपरेशन सिंदूर साल 2024 सीमा पार सबसे लंबी रेंज का हवाई प्रहार। हमारे देश में प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां दिवस मनाया। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसके बाद से इस दिन को हर साल इसी डेट में मनाया जाता है। इस साल वायुसेना दिवस का मुख्य आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर रहा। इस दिन का महत्व देश की हवाई सीमा की सुरक्षा, वायुसेना के पराक्रम, त्याग और वीरता को सम्मान देने का है। आपको बता दें कि भारतीय सेना की ओर से देश भर के वायु स्टेशनों से लड़ाकू विमानों द्वारा करतब दिखाए गए और भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन किया गया। कितनी ताकतवर भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश शासन के अधीन एक सहायक बल के रूप में हुई थी। शुरू में इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। भारतीय वायुसेना कर्मियों, विमानों की संख्या के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसके पास 1700 से ज्यादा विमान हैं और इसमें लगभग 1,40,000 कर्मी कार्यरत हैं। वायुसेना के पास 53 फाइटर जेट, 899 हेलीकॉप्टर और 831 सहायक विमान हैं। भारतीय वायुसेना का महत्व। वायुसेना दिवस युवा पीढ़ी को देश सेवा के लिए प्रेरित करने, राष्ट्रीय एकता और गर्व की भावना जगाने का भी काम करता है। भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के साथ ही आपदा राहत, बचाव कार्य, शांति अभियानों और विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए वायुसेना दिवस उसके गौरवशाली इतिहास, विकास और साहसिक कार्यों को जनता के सामने लाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। पाकिस्तान इसलिए खाता है IAF से खौफ। सबसे पावरफुल एयरफोर्स की रैंकिंग में 5वें स्थान पर दक्षिण कोरिया और 6ठे स्थान पर जापान।
इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। भारत की वायु शक्ति के मुकाबले में पाकिस्तान बहुत पीछे है। पाकिस्तान के पास कुल 1399 विमान हैं, जिसमें 328 फाइटर जेट, 373 हेलीकॉप्टर और 750 सहायक एयरक्राफ्ट शामिल हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें वायुसेना प्रमुख के.पी. सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों के महत्व को बताते हुए भविष्य के लिए तैयार रहने की बात कही। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि भारत की स्वदेशी क्षमताओं ने उसे सटीक और विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि सावधानी पूर्वक योजना, अनुशासित प्रशिक्षण और दृढ़ निश्चयी कार्यान्वयन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने कहा कि अपनी विजय और सफलता का जश्न मनाते हुए इसमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। हमारी योजनाएं नई, व्यवहारिक होनी चाहिए। हमारा प्रशिक्षण जैसे हम लड़ते हैं वैसे ही प्रशिक्षक के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इसलिए ये ईमानदार, कठोर और उभरती चुनौतियों के लिए एक प्रासंगिक बना रहेगा। इसमें ये समझना होगा कि जीत प्रभावी टीम वर्क से मिलती है। हमें अपनी सामूहिक शक्ति का लाभ उठाना होगा, तालमेल बढ़ाना होगा और न केवल भारतीय वायुसेना के अंदर बल्कि दूसरी रक्षा सेवाओं और संगठनों के साथ भी अंतर संचालन को बढ़ावा देना होगा। 2025 की वायुसेना अब सिर्फ युद्ध की ताकत नहीं बल्कि तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है। मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए HAL तेजस प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर और जल्द आने वाला AMCA भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर रहा है जो खुद अपनी हवाई ताकत बनते हैं। IAF अब स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन वारफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीनों में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का